नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें कुछ तो आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो में पार्ट नंबर 6 में देख लिया, कुछ भाग और बच चुके थे जो कि आज उस ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण का भाग पूरा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे कि प्रचालन के आधार पर उनकी आवृत्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसमें देखेंगे एप्लीकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, फिर भी आपके मन में वीडियो देखने के बाद या फिर इस वीडियो में आपको देखते समय किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो या किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज रह जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कि सर यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैं आपकी हर प्रॉब्लम को, आपके हर कमेंट्स को देखते हुए सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप जितना कमेंट्स करोगे उससे अगले वीडियो में और अच्छी तरह मतलब कि 1-2 गुना एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का अगला भाग कि अगले पार्ट कौन कौन से होते हैं, और इन पार्ट्सों में से 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है कि आज कुछ माइनरी पढ़ेंगे कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का सेकंड भाग, जिसको अपने ट्रांसफार्मर के चैप्टर में 7 नंबर का पार्ट चल रहा है। तो आज क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके बारे में देखेंगे आज। तो इसमें कौन कौन से देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि प्रचालन आवृत्ति के आधार पर, ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कहां कहां उनका यूज होता है, मतलब कहां कहां प्रयोग किए जा सकते हैं और वो क्यों प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी होगा, एक तो मुख्य आवृत्ति के आधार पर होंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो मैंने प्रत्येक ऑन बेस्ड के आधार पर प्रत्येक ट्रांसफार्मर के मैंने पार्ट्स जरूर पढ़े हैं आप लोगों को। तो आज देखते हैं कि इनमें कौन कौन से होंगे। तो एक तो उसका मुख्य आवृत्ति के आधार पर, मुख्य आवृत्ति के आधार पर होता है, तो मुख्य आवृत्ति के आधार पर डायग्राम समेत बताऊंगा कि ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, मुख्य आवृत्ति मैन फ्रीक्वेंसी मतलब अपने जहां जो फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं, कितनी लेते हैं, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं। तो इस आवृत्ति पर 50 हर्ट्ज पर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होंगे। फिर देखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन कौन से ट्रांसफार्मर होंगे, उनका प्रयोग कहाँ करेंगे। फिर देखेंगे वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर, और वैसे इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज विस्तारित रूप से वर्णन करेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। और काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप पिछली बार टेक्निकल हेल्प में आया था कि EHT ट्रांसफार्मर, EHT स्टेज पर ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग करते हैं। तो EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बताऊंगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं इसके आधार पर। अब आप लोग इतना समझ चुके मुख्य आवृत्ति के आधार पर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं कि मेन फ्रीक्वेंसी पर, तो इनकी कोर कैसी होती है। वैसे आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का अध्ययन किया, कोर टाइप क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है, उसके बारे में देखा था। तो आज ये देखते हैं कि यही वही ट्रांसफार्मर है। यदि फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात की जाए कि अपने 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो ये ट्रांसफार्मर कोर टाइप और सेल टाइप ही होते हैं। तो कोर टाइप और सेल टाइप के बारे में आप देख भी चुके हो, लेकिन इनका यूज और ये किस प्रकार के प्रयोग होते हैं, इनके सर्किट डायग्राम कैसे होते हैं, इनमें सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि सेंटर टेप होगी या सेकेंडरी वाइंडिंग के पार्ट्स बटेंगे, उनके बारे में देखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, ये ट्रांसफार्मर होते हैं कि कोर टाइप या सेल टाइप ही होते हैं। तो मुख्य आवृत्ति के ट्रांसफार्मर कोर टाइप या सेल टाइप के होंगे, और इनकी प्राइमरी वाइंडिंग AC से सप्लाई संयोजित होगी, आपको पता है। लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ संयोजित होगी, जैसे अपन देखते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग कहाँ संयोजित होती है कि जैसे अपने किसी टीवी या रेडियो इनकी बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है, DC लगती है आगे। तो वो DC कब करते हैं, जैसे कि अपने 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया प्राइमरी में, और आप लोगों ने आउटपुट में सेकेंडरी मिला 12 वोल्टेज। वो 12 वोल्टेज क्या करेगा, आगे उसके रेक्टिफायर लगाएंगे। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको AC को, उस 12 वोल्टेज AC को DC में बदलेगा, जो कि आगे किसी DC सोर्स होता है, DC पावर होता है, उसको देता है। तो ये कहाँ होता है, इनकी प्राइमरी वाइंडिंग मेन AC सप्लाई से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी संयोजित होती है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग AC तथा DC पावर के बीच संयोजित होती है।
मैं आपको अभी उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर उनको ये बताऊंगा कि कहाँ प्रयोग होते हैं। जैसे आप लोग देखोगे ये ट्रांसफार्मर, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग बनाई आप लोगों ने, ये कौन सी वाइंडिंग है, और प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, जिसको सप्लाई से संयोजित करते हैं वह प्राइमरी वाइंडिंग होती है। यहाँ प्राइमरी बनाई, ये आप लोगों ने इसकी कोर बनाई, एक कोर दिखाई, और कोर के बाद में आप लोग क्या दिखाओगे, इसमें दिखाएंगे कि सेकेंडरी वाइंडिंग। तो कुछ ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखोगे कि प्राइमरी के 2 ही मतलब कि वायर निकले होते हैं, लेकिन सेकेंडरी में 3 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेकेंडरी वाइंडिंग के पार्ट्स बटे होते हैं। तो उनके आधार पर देखते हैं। यहाँ देखो इस प्रकार के होंगे, ये मुख्य आवृत्ति के ट्रांसफार्मर, ये ले लिया, और यहाँ से सेंटर टेप निकाल दी, बराबर बराबर 3 तो 5 टन यहाँ लगा के बराबर बराबर सेंटर टेप निकाल दी, ये लगाया आप लोगों ने। तो यहाँ होगी एसी सप्लाई, एक तो ये होगी। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में होगा कि यहाँ 0 वोल्टेज होगा, यहाँ 6 वोल्टेज होगा, और यहाँ 6 होगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने वोल्टेज हैं, 6 वोल्टेज। यहाँ से यहाँ तक के कितने हैं, 6 वोल्टेज होते हैं। इस प्रकार 6 वोल्टों में 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। 2 सर्किट बना देते हैं आगे, जो कि डीसी जो डीसी प्रकार के, जैसे रेडियो होता है, टीवी होता है, उनमें प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो रिसीवर में। और एसी के लो वोल्टेज जहाँ प्रयोग होते हैं, उस प्रकार के ट्रांसफार्मर इस प्रकार के होते हैं, जिनमें सेकेंडरी वाइंडिंग मध्य में से टेप की होती है। ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, आप लोगों ने देखा, ये होते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो के आधार पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन का मतलब कि यहाँ 220 वोल्टेज लगाया, मैं दिखाता हूँ आपको, 200 जैसे 240 की रेंज आती है, 240 वोल्टेज लगाया, 50 हर्ट्ज यहाँ पे देगी। यहाँ क्या मिलेगा, 6 वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। यहाँ कितने मिलेंगे, 6 वोल्टेज मिलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही मिलती है यहाँ पे। आपको ये तो पता ही है कि ट्रांसफार्मर कभी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम आगे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये तो थे यहाँ पे। अब यहाँ क्या लगाएंगे, आगे डीसी सोर्स लगा देंगे। डीसी जो भी, जैसे रेडियो लगा दिया, ये आप लोगों ने रेडियो लगा दिया, रेडियो, और रेडियो में डीसी लगती है, 6 वोल्टेज की सर्किट होगी, वहाँ लगा देंगे। तो यहाँ डीसी होगी, यहाँ एसी होगी। इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, वहाँ इसको संयोजित किया जाता है। और वैसे आप लोगों ने देखा था कि डिजिटल अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर होता है, वहाँ भी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये किस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। किस प्रकार के, स्टेप डाउन। तो मुख्य आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होते हैं, जो इस प्रकार के सर्किट में होते हैं। तो ये क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। ज्यादा हार्ड इसका वर्गीकरण नहीं है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा ये। एक तो ये बातें हैं, इसकी प्राइमरी एसी से संयोजित होगी, सप्लाई से संयोजित होगी, और सेकेंडरी डीसी और एसी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वहां इसकी संयोजित होती है। ये इसका कार्य होता है। और अब इसके बारे में और देखें कि ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग होते हैं, ये ट्रांसफार्मर कहाँ से प्रयोग होते हैं, और फिर इसकी विशेषता होती है कि मुख्य आवृत्ति पर जो ट्रांसफार्मर काम करते हैं, ये इससे बीच में से सेंटर टेप, तो सेंटर टेप कितने निकालेंगे, 1 2 3, कोई अंदाज नहीं, आपको प्रत्येक सर्किट बना के दिखाता हूँ। या फिर 1 से अधिक द्वितीय कुंडल होती है, कह सकते हैं इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में 1 से अधिक द्वितीय कुंडल होते हैं। ये होते हैं यहाँ पे। अब मैं इसके बारे में और बताऊं कि एक से अधिक द्वितीय कुंडल और किस प्रकार से संयोजित होते हैं। मैं आपको एक से अधिक द्वितीय कुंडल कैसे होते हैं, जैसे एक ट्रांसफार्मर और बना के दिखाता हूं आपको। इस प्रकार के सर्किट होते हैं। ये आपकी प्राइमरी, ये आपकी कोर, फिर यहां से कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। देखो, एक वाइंडिंग ये लगाई सेकेंडरी की, ठीक है ना, एक वाइंडिंग ये सेकेंडरी की बनाई, यहां सेंटर टेप निकाला, एक तरह से होता है। फिर कभी कभार ये और भी कर देते हैं कि एक ये होता है। फिर कभी कभार और भी कर देते हैं कि और अपनी आवश्यकता अनुसार एक टेप सेकेंडरी कितनी होगी, सेकेंडरी एक तो ये होगी, सेंटर टेप वाली होगी, एक सेकेंडरी ये होगी, एक सेकेंडरी ये होगी। तो इस प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। जैसे आप कैसे करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ 15 वोल्ट लिया, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 15 वोल्ट लिया। इस प्रकार से अपने आवश्यकता अनुसार अलग अलग वोल्टेज का निर्धारण कर सकते हैं। फिर कहोगे सर ये मान लीजिए कि यहाँ 12 वोल्ट ले लेते हैं, यहाँ 6 वोल्ट ले लेते हैं। जैसे बैटरी चार्जर का सर्किट होता है, 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है, फिर 15 वोल्ट की आवश्यकता होती है या 24 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, अपनी इच्छा अनुसार लगा देते हैं। तो यहाँ लगाते हैं 240 वोल्ट एसी के, जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ 15 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही मिलती है, यहाँ 12 वोल्ट और यहाँ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलती है। ऐसे इनका निर्धारण होता है, ये 50 हर्ट्ज।
तो ये कह सकते हैं कि मुख्य आवर्ती के ट्रांसफार्मर आपको मिलेंगे, उनकी सेकेंडरी एक से अधिक भागों में विभाजित होती है। सेकेंडरी में एक से अधिक कुंडलन होते हैं, वाइंडिंग होती हैं। और इस प्रकार देखोगे कुछ और भी होते हैं, आपको दिखाऊं कि सर और कैसे कहते हैं। तो इस प्रकार देखोगे यहां से, जैसे मैं आपको प्राइमरी बना के दिखाता हूं, ये आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग बनाई, आप लोगों ने देखा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि कहां से यूज होते हैं, किसी रेडियो में, टीवी में, कंप्यूटर में, या फिर और किसी इक्विपमेंट, मतलब लगभग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो सेकेंडरी कैसे बनाएंगे, सेकेंडरी के इसके और भी अधिक पार्ट कर देंगे, 3-3, 4-4 पार्ट कर देंगे। जैसे ये लगा दिया आप लोगों ने, ये सेंटर टेप निकाल दी, यहां लगा दिया, फिर ये निकाल देंगे, ये निकाल दिया। उसी प्रकार से ध्यान जो निकाल रखे हैं उसी प्रकार से एक ये निकाल दिया, फिर उसी प्रकार से एक और निकाल दिया। तो कितने सिरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिरे हो गए। तो इस प्रकार से बहुत से ट्रांसफार्मर होते हैं। छोटा सा एलिमेंट मिलता है आपको, एक इतना बड़ा ट्रांसफार्मर मिलता है, उसके ऊपर एक साइड में 2 तार मिलेंगे और एक साइड में 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं या 8 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अलग अलग पार्टों में विभाजित होती है। यहाँ कुछ इनके कलर कोड भी होते हैं। आप देखो कलर कोड कैसे, जैसे यहाँ 250 वोल्ट लेना है, ये आप लोगों ने कितना लगाया, जैसे 240 वोल्ट लगाया है, कितना लगाया, 240 वोल्ट लगाया है। अब आप देखोगे कुछ ट्रांसफार्मर इस प्रकार के, यहाँ 250 वोल्टेज मिला आपको, ये 0 मिला और ये 250 वोल्टेज यहाँ मिला। 250 स्टेप आप भी ले सकते हैं। और यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ 6 वोल्ट ले लेते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं, 6 वोल्ट ले लेते हैं, या फिर 3 वोल्ट भी ले लेते हैं, या फिर 6 कभी कभार जो कलर कोड वाले लेते हैं वहाँ 6.3 वोल्टेज, 6.3 वोल्टेज, इस प्रकार से वोल्टेज का निर्धारण होता है। अब कलर कोड की कैसे बात करेंगे, देखो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। यहाँ रेड कलर मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा, रेड कलर का तार मिलेगा। यहाँ रेड या ब्लू कुछ भी हो सकता है, रेड ब्लू हो सकता है, रेड येलो हो सकता है, रेड होता है, ये रेड होता है, इस प्रकार की कलर कोडिंग होती है। फिर कहेंगे इसमें एक ग्रीन होता है, एक ग्रीन हो सकता है, और फिर इसमें बात की जाए तो इसमें येलो हो सकता है। इस प्रकार के कलर कोडिंग होते हैं जो कि सेकेंडरी को कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं। तो ये कौन से थे, ये आपके थे मुख्य आवर्ती के ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और कहाँ उनका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इनका प्रयोग रेडियो रिसीवर में कर सकते हैं, और एसी के लो वोल्टेज को डीसी में बदलना होता है, वहां इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखो दूसरा ट्रांसफार्मर बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज्यादा लगते हैं। तो अब कौन सा देखते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से संबंधित होते हैं ट्रांसफार्मर, तो इनके बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। एएफ ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां होता है, दूसरा क्या लिखेंगे, एक तो ये था, दूसरा लिखेंगे एएफ ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इसकी बात करते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां होता है और किस प्रकार के होते हैं, उनकी बात करते हैं, किस प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने मुख्य आवर्ती के ट्रांसफार्मर देखे, छोटे छोटे होते हैं, इस प्रकार ये भी बहुत छोटे होते हैं, मुख्य आवर्ती के ट्रांसफार्मर के समान ही होते हैं, लेकिन आकार में ये ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बात करें, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। अब आप देखोगे कोई पीसीबी देखा होगा, पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसको कह सकते हैं, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखा होगा। तो अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सिर्फ तारों का संयोजन होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे पीएन संधि लगा दी, ट्रांजिस्टर लगा दिया, डाइक लगा दिया, ट्रैक लगा दिया, मॉसफेट लगा दिया, फिर वहां छोटे छोटे कंपोनेंट किसी एक प्लेट पर लगा देते हैं, पीसीबी पे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। वहां कुछ तारों का जो एक जाल सा फैला होता है और वहां कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, फिर लगा देते हैं, उसको कहते हैं पीसीबी। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर पीसीबी पर संयोजित होते हैं। याद रखना बात, किस प्रकार के ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर पीसीबी पर स्थापित होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर स्थापित होते हैं, जिसको कहते हैं एएफ ट्रांसफार्मर। तो याद रखना, मैं लिखा देता हूं, एएफ ट्रांसफार्मर इस प्रकार के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। किस प्रकार के, मुख्य आवृत्ति के समान होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। ये पीसीबी पर, पीसीबी कहते हैं प्रिंटेड। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर स्थापित होते हैं।
अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में काम नहीं आते हैं, स्थापित होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आप बता देखोगे, आप उसको देखोगे तो बहुत छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते कि अपने ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक वाले कितने बड़े होते हैं, लेकिन ये कितने महीन छोटे होते हैं। अब इतने छोटे होने के नाते इनकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित होते हैं। पूछा था कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की प्रचालन फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, ये पूछा जाता है काफी बार, आकार में छोटे होने के नाते। तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं और 20 किलो हर्ट्ज तक प्रचालित होते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, इनकी रेंज 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 20 किलो हर्ट्ज तक प्रचालित होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि छोटे होने के नाते कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। लेकिन इससे और अधिक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर भी अपने पास आएंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर भी अपने काम आएंगे। लेकिन ये प्रयोग कहाँ होते हैं, इनकी बात की जाए, काफी बार पूछा जाता है कि OAF मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयोग होते हैं। तो ऑडियो एम्पलीफायर के एक छोटी स्टेज में, आउटपुट में, ऑडियो एम्पलीफायर मतलब कि जहाँ एम्पलीफायर की बात की जाए तो किसी राशि के मान को बढ़ाकर देना, एम्पलीफाई करना। जैसे ऑडियो एम्पलीफायर की बात करें तो जैसे अपने यहाँ धीरे से बोलते हैं, लेकिन वहाँ लाउड सिस्टम में देखो कि कितनी दूर दूर तक 1-1 किलोमीटर आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी, वो एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर से अपनी वॉइस को बहुत 4 गुना या 20 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। किसके कारण, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी अपनी बहुत कम, उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी दूर तक और अपने आवाज़ को पहुँचा देते हैं, या काफ़ी दूर तक किसी राशि के मान को बढ़ाकर दे देते हैं, तो उसको कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। उसको कहते हैं ऑडियो एम्पलीफायर के एक स्टेज के आउटपुट के कपलिंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं कि ऑडियो एम्पलीफायर के एक स्टेज में, अपने बोल रहे हैं यहाँ से दूसरी स्टेज की बात करें, अपने बोला और आउटपुट निकल गई, तो उस आउटपुट कपलिंग, जैसे आपने आवाज़ है किसी दूसरे एक इंस्ट्रूमेंट को देंगे, फिर वो बढ़ा के देगा स्पीकर को। तो क्या करते हैं, एक स्टेज ऑडियो फ्रीक्वेंसी के एक स्टेज के आउटपुट के कपलिंग से इनपुट की अगली स्टेज तक, इनपुट की अगली स्टेज तक अर्थात आवाज़ को पहुंचाना, अब उस फ्रीक्वेंसी को पहुंचाना, इसको कहते हैं इंटर स्टेज कपलिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इंटर स्टेज नाम आ गया यहाँ पे, इंटर काफी बार आता है, यूज कहाँ करते हैं, इंटर स्टेज कपलिंग के रूप में, इंटर स्टेज कपलिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगते हैं, याद रखना, ये सब कहाँ लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में लगते हैं। फिर यह कह सकते हैं कि एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल में अपनी आवाज़ को दूर तक, काफ़ी लंबे समय तक पहुंचाना। जैसे आपने यहाँ से आवाज़ बोली, मोबाइल के द्वारा कहाँ दूसरी अपने दूसरे तक आवाज़ पहुंचानी, तो वहाँ भी पीसीबी पर क्या आते हैं, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर लोग कहते हैं जो आवाज़ को पहुंचा देते हैं। तो उसको क्या कह सकते हैं, एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल के रूप में करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा करते हैं एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल के रूप में, सिग्नल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो दो बातें अपनी आ गई, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया अपना ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसको कभी पुल पुश ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुल पुश ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। कुछ को ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को पुल पुश ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। ये दोस्तों किसके आधार पर कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी प्रचालन के आधार पर की बात कर रहे हैं। तो अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। उसकी बातें करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की। अब देखो, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर क्या आते हैं, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में काम में लगते हैं। लेकिन आजकल इनके बारे में अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछते हैं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रांसफार्मर की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ पूछे जाते हैं। अब इसकी बात करूँ, देखो आपको सबसे पहले हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, मैंने आपको बताया था, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर के आधार पर, कोर की सामग्री के आधार पर बताया था आपको मैंने। तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, मैंने आपको बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर होंगे, उसकी कोर किससे बनी होगी, फेराइट से बनी होगी। किससे, फेराइट से। और
अति उच्च फ्रीक्वेंसी की बात करें तो किसकी बनी होती है, एयर कोर की बनी होती है। यहाँ भी एयर कोर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लगभग देखा जाए तो फेराइट का ही प्रयोग करते हैं, मैंने आपको ये बताया था। और यदि छोटे ट्रांसफॉर्मर होंगे कि ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो आयरन जो होता है अपना, जैसे आयरन कोर की बात करें, सिलिकॉन स्टील की बात करते हैं, तो यहाँ आयरन का पाउडर बना लेते हैं और उसकी क्या करेंगे, कोर बना लेंगे। तो लिख लो इसके बारे में, इसकी कोर किसकी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर की कोर आयरन पाउडर से, किससे, आयरन पाउडर से, लोहे के चूर्ण से। तो लिखेंगे कोर आयरन पाउडर, आयरन पाउडर से बना सकते हैं, एक तो बात। फिर फेराइट से बना सकते हैं, दो बात। फिर एयर कोर से बना सकते हैं, एयर कोर, ये होती है एयर कोर। क्या एयर कोर किसे कहते हैं, खोखली छड़ होती है, खोखली होती है एयर कोर अंदर से, खोखली छड़ होती है, या फिर खोखली कोर होती है, खोखली कोर होती है। एयर कोर को खोखली कोर भी अपन बोल सकते हैं। इसकी बनाते हैं इसकी। अब इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई लो हानि का मान कम से कम हो। मैंने बताया था कि जहां फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा वहां लो हानि का मान बढ़ेगा। और मैंने आपको ये बताया कि हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर की कोर लगभग देखा जाए तो फेराइट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको और क्या कर सकते हैं, इसके किस नाम से जान सकते हैं। देखो इसको ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी किस किस नाम से जानते हैं। एक तो RFT होता है, याद रखना, इस ट्रांसफार्मर को हाई फ्रीक्वेंसी वाले को RFT के नाम से जान सकते हैं। एक IFT होता है, काफी बार पूछा था कि RFT की फुल फॉर्म क्या होती है, IFT की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। तो ये कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को और किस किस नाम से जानते हैं। तो लिख लो RFT होता है, इसको हम जानेंगे RFT। RFT का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, RFT का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एक तो ये होता है। काफी बार पूछा जाता है कि RFT की फुल फॉर्म क्या होती है, RFT का प्रयोग कहाँ करते हैं, अपन भूल जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर तो अपन ध्यान नहीं देते हैं। फिर एक कभी कभार उसका दूसरा नाम आता है IFT। RFT भी वही होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। और ये अपने जो IFT होता है ये भी वो होता है, इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। इसको क्या कहेंगे, IFT को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका दो नाम हो गए, या तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, या फिर RFT रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, या फिर IFT इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर हो सकता है ये। और इसकी जो कोर आपको बताई आयरन पाउडर की हो सकती है, या फेराइट की हो सकती है, या फिर एयर कोर से भी बनी होती है। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, कोई दो स्टेज में हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ, जैसे किसको तो रेडियो में किया जाता है, लगभग आप ऐसे मान लो रेडियो रिसीवर भी किया जाता है। दो फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज को कैच करना और अपने आवाज पहुंचाना, आवाज को कैच करना। जैसे रेडियो क्या करता है, जैसे अपने किसी 200 किलोमीटर दूर से बोलते हैं तो बोलते नहीं ये 2 किलोहर्ट्ज से बोल रहे हैं, हम 5 किलोहर्ट्ज से बोल रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होता है जो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है। उस फ्रीक्वेंसी का मान किलोहर्ट्ज में होता है। कितनी किलोहर्ट्ज तक हो सकती है, 30 किलोहर्ट्ज, जैसे बोलते हैं मेगाहर्ट्ज तक। हम 2 किलोहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज से बोल रहे हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और उस फ्रीक्वेंसी को कैच करके अपने तक उस फ्रीक्वेंसी की आवाज को पहुंचाता है जो रेडियो के स्पीकर में लगती है। तो क्या कर सकते हैं, इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग कोई 2 स्टेज की हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ में करते हैं, कोई 2 स्टेज की हाई फ्रीक्वेंसी में के परिपथ में करते हैं। तो लिख लो यूज, इसका प्रयोग कोई 2 स्टेज की हाई फ्रीक्वेंसी परिपथ में, जैसे रेडियो रिसीवर में, करते हैं। ये एक तो याद रखना, 2 स्टेज का हाई फ्रीक्वेंसी जहां भी होगी, जैसे लगभग अपन रेडियो रिसीवर ही लगभग माना जाता है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐसे मान लो कि रेडियो रिसीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकते हैं। तो इसकी अपर फ्रीक्वेंसी होती है, अपर का मतलब मेगाहर्ट्ज तक होती है, याद रखना। ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकते हैं, मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक काम कर सकते हैं। तो कितने मेगाहर्ट्ज तक इसकी अपर फ्रीक्वेंसी का मान होता है, 30 मेगाहर्ट्ज तक। ये 30 मेगाहर्ट्ज
हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक कार्य करने वाले होते हैं। इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज कितनी होती है? 30 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक कार्य करने वाले होंगे। लगभग इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ही किया जाता है, लगभग इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है। लेकिन इसकी बात देखा जाए, ये ट्रांसफार्मर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे कौन से होते हैं, कैपेसिटर होता है या फिर अपना इंडक्टर होता है, उनको समानांतर में भी संयोजित करता है। ये क्या करता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों को, जैसे मान लें कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर से वाइंडिंग को समानांतर में संयोजित करता है, इंडक्टर को वाइंडिंग से संयोजित करता है, तो इस पे दो पुर्जों को आपस में समानांतर संयोजित करने के भी काम आता है ये ट्रांसफार्मर। छोटे छोटे होते हैं, बहुत में छोटे छोटे होते हैं। अब इसका ज़्यादातर ये लोग तो वो अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैसे करते हैं, किस प्रकार सर्किट को पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ये सर्किट होता है वहाँ इनका प्रयोग करते हैं, वो अपन यहाँ बता नहीं सकते, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, अपने इतनी गहनता से पूछा नहीं जाता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर सकते अपने। तो क्या करेंगे, इसकी यूज की बात कर सकते हैं, इसको और क्या कह सकते हैं, तो लिख लेना, ये ट्रांसफार्मर दूसरी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को जैसे कि कैपेसिटर और वाइंडिंग को समानांतर में संयोजित कर सकता है, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का नाम दूसरा भी बोल सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर को क्या कह सकते हैं, ट्यून्ड ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, क्योंकि ये दो को समानांतर में जोड़ता है तो इसको ट्यून्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसको ट्यून्ड ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं या कहते हैं। ट्यून का मतलब दो पुर्जों को आपस में समानांतर में संयोजित करना, इसलिए इसको ट्यून्ड ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। ये तो थी इस हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की बात। अब इसी फ्रीक्वेंसी प्रसारण के आधार पर एक ट्रांसफार्मर और आता है जिसको कहते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अति उच्च फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, जिसकी कोर किसकी बनी होती है और वो कहाँ प्रयोग करते हैं, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो क्या देखेंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यही लिख देता हूं। अगला ट्रांसफार्मर अपना है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ा तब बताया था कि कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर की कोर किसकी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज में रहते हैं और परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि अपन पढ़ते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ईएसटी ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण कर लेते हैं, उसकी कूलिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं, उसके संयोजन की बात कर लेते हैं, स्टार डेल्टा की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे पढ़ने जरूरी होते हैं कि एक एक नंबर अपना लिए बहुत उपयोगी होता है, एक एक नंबर बहुत उपयोगी होता है। तो उसके बारे में आप देखो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, मैंने आपको बताया कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी अति उच्च फ्रीक्वेंसी की बात होती है, तो मैंने आपको बताया कि दो ही प्रकार की कोर प्रयोग होंगी, या तो फेराइट की बनी होगी या फिर एयर कोर की बात करते हैं। किसकी होगी, या तो फेराइट की बनी होगी या एयर कोर की बात करते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी पर ऊर्जा हानि को बहुत कम करते हैं, ऊर्जा हानि बहुत कम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन फिर भी ऊर्जा की हानि बहुत कम करते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अनेक आकार व प्रकार के होते हैं। इनके आकार बहुत होते हैं, कोई ऐसा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पीसीबी लगता है, जैसे 2 पॉइंट होते हैं, किसी के 4 पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल कई आकार कई प्रकार के होते हैं। इसकी कोर किसकी होती है, वही कोर होगी, या तो इसकी कोर लगभग देखा जाए एयर कोर, या फिर एयर कोर नहीं होगी तो क्या होगी, फेराइट कोर होगी। तो आप लोगों ने एक चीज तो देख ली होगी कि सिलिकॉन स्टील कहाँ प्रयोग की, अपने बस ओनली नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात की थी। आयरन ये जो मैंने मिटा दिया उसको लिखा था मुख्य आवृत्ति पर काम करता है, उसकी ही सिलिकॉन स्टील की होगी, बाकी या तो एयर कोर की मिलेगी या फिर फेराइट कोर की मिलेगी। इन दोनों में बात करते हैं कि एयर कोर या फेराइट की बात करते हैं तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है हाई फ्रीक्वेंसी में, यहाँ फेराइट होती है और यहाँ जो काम होता है यहाँ एयर कोर होती है। याद रखना, यहाँ जो बात होगी वो ये होगी अपने फेराइट की, और यहाँ जो बात करेंगे वेरी हाई की बात करेंगे तो क्या होगा, एयर कोर की बनी होती है। आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, टीवी रिसीवर में करते हैं, ईएचटी के तौर पर करते हैं। टीवी रिसीवर, टीवी की जो टीवी होता है वहाँ बात करते हैं, तो टीवी रिसीवर में, अब टीवी रिसीवर में कहाँ करते हैं, देखो टीवी रिसीवर में करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि टीवी की पिच ट्यूब होती थी पहले, तो पिच ट्यूब कितने वोल्टेज पे काम करती है, 11,000 वोल्टेज पे काम करती है। कितने वोल्टेज पे काम करेगी, 11,000 वोल्टेज पे काम करेगी। लेकिन अपन तो देते कितने हैं, 220 वोल्टेज ही देते हैं। तो फिर वो वोल्टेज कहाँ से आएगा, इसलिए कहते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, यही 11,000 को अति उच्च फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा होता है और स्टेप अप होती है, इसलिए कहते हैं ईएचटी ट्रांसफार्मर भी हो सकते हैं। ये कह सकते हैं ईएचटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के तौर पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। वैसे इसको छोटे रूप में भी प्रयोग करते हैं।
तो लगभग देखा टीवी रिसीवर में EHT के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। टीवी रिसीवर में EHT का के रूप में एक्स्ट्रा हाई टेंशन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये याद रखना, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात की जाए। ये तो थे दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्रांसफार्मर ने आपको बता दिया 4 प्रकार के होते हैं। अब फेज के आधार पर बात करेंगे, फेज की संख्या के आधार पर बात करेंगे। तो ये तो आप लोग जानते हो कि अपने भारत में पॉलीफेज में कितने फेज हैं? 3 फेज हैं। सिंगल फेज में कितने फेज हैं? 1 फेज है। पॉलीफेज सिस्टम का आप लोगों ने देख लिया था, अब वो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बात करेंगे फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अपने पास 2 ही फेज आते हैं, पॉलीफेज में 3 फेज और सिंगल फेज में सिंगल फेज। तो ये ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होंगे, एक तो सिंगल फेज का होगा और दूसरा पॉलीफेज का होगा। कैसे होंगे? फेज के आधार पर सिंगल फेज होगा और पॉलीफेज होगा। तो सिंगल फेज में कितने वोल्टेज होंगे वो लिख लो, यहाँ ज़्यादा उसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल फेज में ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज AC पर कार्य करने वाले होते हैं। ये लगभग 250 वोल्टेज तक कार्य करते हैं। कितने? लगभग 250 वोल्टेज तक कार्य करते हैं। लेकिन आजकल क्या सिस्टम हो गया उसकी बात करते हैं। आजकल क्या सिस्टम हुआ कि जो अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं जो इनकी प्राइमरी में 11 kV देते हैं, 11,000 वोल्टेज सप्लाई देते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है? 220 या 230 वोल्टेज मिलते हैं। तो वो भी सिंगल फेज से हैं। तो कह सकते हैं कि आजकल के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 11 kV 250 वोल्ट तक परिणामीतर की प्रचालित हो चुके हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर कार्य कितने करेंगे? 250 वोल्ट तक कार्य करेंगे, क्योंकि आउटपुट में जो वोल्टेज मिलता है वही माना जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो घरेलू सप्लाई के लिए प्रयोग करते हैं वो 11 kV 250 वोल्टेज के होते हैं, लेकिन ये वोल्टेज 250 वोल्टेज तक ही कार्य करने वाले होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? घरेलू उपयोग के सभी उपकरणों में करते हैं। घरेलू उपयोग के सभी उपकरणों में करते हैं और घरेलू सप्लाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग के सभी उपकरण होंगे, जैसे कि अपने जो भी उपयोग अपना होता है, जैसे कि जो मोटर होगी, छोटे छोटे इक्विपमेंट हो गए, वहाँ कितने वोल्टेज चाहिए आपको? 220 वोल्टेज चाहिए। कौन देगा? सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर देगा आप लोगों को। तो ये घरेलू उपयोग के सभी उपकरणों में इनका प्रयोग करते हैं और 250 वोल्ट तक कार्य करने वाले होते हैं और AC के सिंगल फेज पर कार्य करने वाले होते हैं। ये था आपका फेज की संख्या के आधार पर एक। और दूसरा पढ़ेंगे पॉलीफेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज के ट्रांसफार्मर देखते हैं। ये 3 फेज पर कार्य करेंगे, आपको पता ही है। अब इनमें प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडल में कितने हो गए? मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल फेज में एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी। सेकेंडरी तो माने 2-3 भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कितनी होगी? एक ही होगी। लेकिन पॉलीफेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए, पॉलीफेज यदि 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसमें करते हैं 3 तो प्राइमरी होती हैं और 3 सेकेंडरी होते हैं। कितनी होंगी? 3 तो प्राइमरी वाइंडिंग होंगी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होंगी। ये आप यदि लिखना चाहो तो लिख लो कि फेज की संख्या के आधार पर पॉलीफेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए, फेज की संख्या के आधार पर पॉलीफेज ट्रांसफार्मर की बात की जाए, ये करते हैं फेजों के आधार पर। फेज की संख्या के आधार पर इसकी बात की जाए तो कैसे होंगे? ये एक तो सिंगल फेज का होगा और एक दूसरा होगा 3 फेज का। इसमें एक प्राइमरी होगी, प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये 250 वोल्टेज पर कार्य करेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या था? 11 kV 250 वोल्टेज पर कार्य करने वाले होते हैं। इनमें क्या होगा? 3 अपने कौन से में 3 फेज की पॉलीफेज की बात की जाए तो 3 प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं और 3 सेकेंडरी होती हैं। 3 प्राइमरी होंगी और 3 सेकेंडरी होंगी और इसको पॉलीफेज ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। पॉलीफेज याद रखना, पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। 3 फेज वाले को क्या कहेंगे? पॉलीफेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसका तो अध्ययन और बहुत काफी आगे। ये बात बोलना कि सिर्फ 3 फेज के बारे में आपने बताया ही नहीं कि बस इतना ही कह के छोड़ दिया, नहीं। अब इसका ज्यादातर तो 3 फेज ट्रांसफार्मर का ही वर्गीकरण आएगा अपने सामने। इसके संयोजन होंगे, स्टार डेल्टा होगा, डेल्टा स्टार होगा, स्टार स्टार होगा, डेल्टा स्टार होगा, ऑन लोड होंगे, ओवरलोड होंगे, इसकी दक्षता ज्ञात करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, बहुत कुछ आएगा। बस यहाँ मैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके आपको बता रहा हूँ कि फेज की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो 3 फेज वाले को मैं बता दूं। देखो विद्युत उत्पादन के अंदर जहाँ होते हैं, जहाँ बिजली का निर्माण होता है, जहाँ बिजली प्रोडक्शन होता है, वहाँ क्या होता है? 11,000 की बिजली उत्पादन होता है। लेकिन अपने यहाँ देखो 2,20,000 आ गया, 4 लाख आ गया, 7,65,000 आ गया, ये वोल्टेज का निर्माण आ गया। ये कहाँ से आए? ये सिर्फ ओनली ट्रांसफार्मर की बदौलत है, जो कि 11 kV वोल्टेज को, 11,000 वोल्टेज को 7,65,000 तक कन्वर्ट करता है, बदलता है। फिर
सॉरी अपना ट्रांसफर करता है। फिर कहते हैं 11 kV को 2,20,000 में, 11 kV को 33,000 में। तो इसको कह सकते हैं कि उत्पादन केंद्र में एसी को स्टेप अप के तौर पर पारेषण लाइन हेतु इसका ट्रांसफार्मर में इसका पॉलीफेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? उत्पादन केंद्र में स्टेप अप के रूप में पारेषण हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसमिशन हेतु इसका प्रयोग करते हैं। स्टेप अप होगा वहां ट्रांसमिशन ही होगा। दूसरा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? उत्पादन केंद्र जहां होते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जबकि 1,32,000 को 33 kV करते हैं और 33 से 11 kV, 11 kV से अपने घर पे लाइट आती है। वहां कौन से होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो विद्युत वितरण प्रणाली में एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके वितरण हेतु क्या इनका प्रयोग किया जाता है। और सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर जितने बड़े होते हैं तो इतने बड़े ट्रांसफार्मर उतनी वैपन शक्ति के 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं और भार में सिंगल फेज की अपेक्षा हल्के होते हैं, इसलिए 3 फेज के ट्रांसफार्मर को अहमियत अधिक दी जाती है। ये थी दोस्तों आपको फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर। आगे और देखते हैं छोटे छोटे इक्विपमेंट जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनकी बात बताता हूँ आपको मैं। अब देखो किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन के आधार पर बात करेंगे, अनुप्रयोग के आधार पर। ये तो देख लिया आप लोगों ने स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। अनुप्रयोग प्रयोग के आधार पर ये ट्रांसफार्मर और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में काफ़ी बार छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको ध्यान में रखो, छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में अमल करो, फिर उनका आंसर देने में आप सक्षम हो जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और इस वीडियो के प्रति आपके मन में या ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन के प्रति आपके मन में कोई शंका है या फिर कोई समस्या है, इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार व्यक्त हुआ है तो कमेंट्स जरूर करना। कमेंट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि कमेंट्स के आधार पर मैं आपको इंप्लीमेंट करके पढ़ाता हूँ। जितने कमेंट्स आप करते हो उसके आधार पर और अच्छी आपकी शिक्षा के लिए और अच्छा बेहतरीन करने के लिए प्रयास करता हूँ कि और आपको एक्स्ट्रा क्या बताया जाए, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को आसानी से परीक्षा में आंसर देते आसानी हो जाए, इसलिए कमेंट्स जरूर करना। तो अब क्या देखेंगे? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, मतलब एप्लीकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन के आधार पर। यहां लिख लो एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर मतलब कि अनुप्रयोग के आधार पर। हिंदी में क्या कहेंगे? अनुप्रयोग के आधार पर इनकी बात करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको बताए हैं इनका सबका वर्गीकरण आएगा, इनकी सबकी एक्सप्लेन आएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आते हैं जिसको उपकरण प्रणामित्र बोलते हैं। क्या आएगा? उपकरण प्रणामित्र। पहला तो उपकरण प्रणामित्र जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं? अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में देखा जाए तो 2-3 होते हैं। देखो आपको, एक तो सीटी होता है। क्या होता है? एक तो सीटी होता है, एक पीटी होता है। अब इतना तो आप लोग जान गए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। सीटी क्या होता है? सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, मतलब कि मापक यंत्रों में इसका लगभग इनका प्रयोग। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मापक यंत्र होते हैं, मापक यंत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। और मापक ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? तो सीटी होता है जो कि हाई करंट को नापता है। जैसे कि 1,32,000 की वोल्टेज की लाइन है, 11,000 की लाइन है, वहां करंट को कैसे नापेंगे? तो वहां सीटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सीटी का प्रयोग करेंगे जो स्टेप अप होता है। और पीटी का करेंगे अधिक वोल्टेज, जैसे 7,65,000 के वोल्टेज को नापना है, 2,20,000 के वोल्टेज को नापना है, तो क्या प्रयोग करेंगे? वहां प्रयोग करेंगे पीटी। तो इनके नाम लिख लो, सीटी का फुल फॉर्म। वैसे तो इनका काफी बहुत ज्यादा वर्गीकरण आएगा सीटी के बारे में, ऐसा नहीं छोटा छोटा वर्गीकरण, बहुत ज्यादा वर्गीकरण आएगा। आपको बताऊंगा सीटी करंट ट्रांसफार्मर, कि जो मैं आपको बता रहा हूं इन सबका वर्गीकरण जरूर आएगा। एक होता पीटी, पीटी का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक ही होता है सीटी पीटी। और एक क्लैंप-ऑन मीटर होता है, क्लैंप-ऑन मीटर होता है जिसको टोंग टेस्टर बोल सकते हैं। टोंग टेस्टर में भी इसका प्रयोग होता है, याद रखना। तो
उपकरण ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होंगे? वैसे देखा जाए तो ओवरलोड जो ट्रिप सर्किट होता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। कहाँ होता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? ओवरलोड ट्रिप सर्किट होता है, वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। सीटी के रूप में करते हैं, पीटी के रूप में करते हैं, क्लैंप पॉइंट मीटर के रूप में करते हैं, जिसको टोंग टेस्टर कह सकते हैं। ठीक है ना? ये तो होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन से में? एप्लीकेशन के आधार की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी होते हैं। इसमें एप्लीकेशन के आधार पर कौन से होते हैं? स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। क्या लिखेंगे? स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने कहाँ से उठाए हैं? काफी बार परीक्षा में जो आए हैं वहां से उठाए हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता छोटे छोटे प्रश्न कहाँ से उठा देते हैं, तो मैंने सबको इंक्लूड कर लिया साथ में आपको, कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आए कि ये क्या आता है। तो ये कहाँ प्रयोग होते हैं? स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर संवेदनशील उपकरण होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव उपकरण होते हैं, जो कि फिक्स वोल्टेज पर कार्य करते हैं। याद रखना, जो कि फिक्स वोल्टेज पर काम करते हैं वहां इनका प्रयोग करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? संवेदनशील उपकरण या फिर सेंसिटिव उपकरण के लिए संतुलित वोल्टेज प्रदान करने हेतु। संतुलित से ये अपना वोल्टेज क्या देगा? संतुलित वोल्टेज देगा, कि वोल्टेज में उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं एप्लीकेशन के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, जो कि संवेदनशील उपकरण को संतुलित वोल्टेज मान देते हैं। क्या देंगे? संतुलित वोल्टेज की सप्लाई प्रदान करने हेतु। एक ही लिखना। आगे फिर और आपको बताऊँ अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक और आता है छोटा सा ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं इग्निशन ट्रांसफार्मर। क्या लिखेंगे? इग्निशन ट्रांसफार्मर लिख देते हैं। मैं यहाँ इसके बारे में लिख देता हूँ कि वैसे लास्ट एंड आ गया। इग्निशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? इग्निशन ट्रांसफार्मर एक ही लिखना, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ज्वलन प्रणाली, इसको हिंदी में प्रज्वलन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सॉरी, प्रज्वलन हिंदी में क्या कहेंगे? प्रज्वलन परिणामित्र। याद रखना, प्रज्वलन मित्र ये अपने जो ट्रांसफार्मर कहाँ काम आते हैं इसके बारे में देख लो। प्रज्वलन इग्निशन की ट्रांसफार्मर की बात करें तो ऑटोमोबाइल में काम आते हैं, टैक्सी में या फिर मोटर गाड़ियों में, वहां इनका प्रयोग करते हैं। इग्निशन के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में इनका प्रयोग किया जाता है इग्निशन ट्रांसफार्मर का। लिख लो इसके बारे में, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में इनका प्रयोग किया जाता है। और बताऊं आपको कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है? इसमें अनुप्रयोग क्या है? जैसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है, एक क्या आता है? लिख लो इसके बारे में, एक और लिख लो, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। यह भी आप लोगों की काफी बार पूछा जाता है, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। जो वेल्डिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं, वहां इनका प्रयोग करते हैं। वो क्या करता है कि करंट के मान को ज्यादा देता है, बहुत करंट हाई करंट बढ़ा के देगा और वोल्टेज का मान कम करके देगा आपको। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वोल्टेज कम हो जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? आपको वेल्डिंग अच्छी तरह हो जाएगी। तो ये करता है कि करंट के मान को, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है करंट बहुत हाई होता है, तो लिखते हैं वेल्डिंग मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, वेल्डिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, वेल्डिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। एक ही होगा। और कौन से आगे? एक ट्रांसफार्मर और बच गया, जिसको पल्स ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जिसको क्या कहेंगे? पल्स ट्रांसफार्मर। लिख लो इसका नाम, पल्स ट्रांसफार्मर। ये भी इसके अनुप्रयोग के आधार पता है। पल्स ट्रांसफार्मर ये कहां प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करते हैं इसका प्रयोग। अपने इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन पूछा जाता है काफी बार। ठीक है ना? ये तो थे आपके ट्रांसफर। और कुछ ट्रांसफर शीतलन प्रणाली के आधार पर होंगे, वो अब नहीं पढ़ेंगे। वो कब पढ़ेंगे? जब शीतलन सिस्टम पढ़ेंगे, ट्रांसफर का कूलिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने केवी तक के ट्रांसफर की कूलिंग कैसे की जाती है। हवा से होती है, एयर ब्लास्ट से होती है, या तेल से होती है, या ड्राई होती है, किस प्रकार की होती है, वो पढ़ेंगे तब। कुछ ट्रांसफर ड्राई ट्रांसफर होते हैं जो सूखे होते हैं, तेल भी नहीं डलता, सिर्फ हवा से ठंडे होते हैं, वहां भी वो शीतलन प्रणाली के आधार पर इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का पूर्ण वर्गीकरण हुआ है। अब ये जो ट्रांसफार्मर बच गए, जो सीटीपीटी बच गया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाले छोड़ के बाकी सबका वर्गीकरण आगे धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट और अच्छी तरह आएगा। इनके संयोजन आएंगे, पैरेलल ऑपरेशन आएगा, इसमें दक्षता का मान आएगा, लाभ हानियां आएंगी,
ठीक है ना, और इनके ऑन लोड पे आएगा, नो लोड पे आएगा, फिर इसको ओवरलोड करेंगे, फिर इसकी ओवरलोड पे हानियों का मान ज्ञात करेंगे, सब कुछ आएगा, इनके संयोजन भी आएंगे। वो आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।